अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की इन प्रॉपर्टीज से किसी को डाउट है, कोई बाद में आया है तो सुन लो जल्दी से। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। एग्जाम्पल, आप एक स्फेयर लो, स्फेयर के सेंटर पे चार्ज रख दो, तो स्फेयर की सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आएगा। तो सरफेस ऑफ स्फेयर विद इलेक्ट्रिक चार्ज एट द सेंटर इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम। दूसरी प्रॉपर्टी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में, दैट वर्क डन इज जीरो। एक से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना होता, ए टू बी वर्क डन जीरो है, VA इज इक्वल टू VB वर्क डन जीरो है। मैकेनिक्स में इक्विपोटेंशियल सरफेस का एनालॉग है फ्रिक्शनलेस सरफेस। जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे वर्क डन जीरो होता है मैकेनिक्स में, ऐसे ही यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन होगा जीरो होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। लाइक अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर है। इतना लिख लिया तो बताइए फिर इक्वेशन। ये थर्ड पॉइंट, ये दोनों के लिए फायदा। जब कुछ ऐसा आएगा जो बोर्ड्स का पार्ट नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूफ कभी कभी करा देता है, 2 लाइन की कैलकुलेशन। मान लीजिए आपने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ली, इट्स द इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए और बी के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है ऐसा। ए पर पोटेंशियल इज VA, बी पर पोटेंशियल इज V। ये ए से बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज dr, और ये फील्ड है E। स्फीयर की सरफेस पर Z, स्फीयर की सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप लेकर जा रहे हो तो किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं करना होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट ग्रेविटी का वर्क डन हो सकता है, फ्रिक्शन का वर्क डन हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। ये डिस्प्लेसमेंट dr, ये एंगल थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q, in carrying charge Q from A। So एक चार्ज Q है, उसे A से B तक ले जाने में जो वर्क डन करना होगा, that work done is dQ, which is Q potential at P minus potential at, और ये तो हम लिख चुके हैं। इस वर्क डन को मैंने आपको फील्ड की टर्म्स में भी सिखाया था। ये वर्क डन होगा Q E dot dr, which is equal to 0। हम पढ़ चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन 0 होता है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, Q E dot dr is equal to 0। Q को यहाँ ले जाकर 0 कर दो, so we'll have E dot dr is 0। दो वेक्टर्स का अगर डॉट 0 है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, E dr cos theta is 0। भाई डॉट तभी 0 हो सकता है जब cos theta 0 हो जाए। cos थीटा 0 होने का मतलब है थीटा विल बी 90। सो अगर आपको मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको लेकर भी दिखा दिया। अगर आप एंगल थीटा भी लेंगे तो आफ्टर फाइनल कैलकुलेशन ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, ये हम फोर्थ प्रॉपर्टी पहले भी पोटेंशियल में कर चुके हैं कि फील्ड का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर होगा। ये मैंने आपको पहले भी कराया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपको मैं कई सरफेसेस दे दूं, इसको मैं प्रूफ बाद में कराऊंगा, पहले प्रॉपर्टी समझो। अगर मैं आपको कई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रहा हूं, जिस रीजन में सरफेसेस में सेपरेशन कम होगा वहां फील्ड स्ट्रांग होगी।
जिस रीजन में सेपरेशन बढ़ जाएगा वहां फील्ड वीक होती चली जाएगी। जैसे अगर मैं आपको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रहा हूं, मैंने आपको ये सरफेस दी, ये सरफेस दिया आपको, ये सरफेस दिया, आपको मैंने 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दी हुई। यहाँ पोटेंशियल V1 मींस इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल V1 होगा, ये पोटेंशियल V2 और ये पोटेंशियल V3। और मैं ऐसे कह रहा हूँ ये डिक्रीज हो रहा है, लाइक V1 सबसे ज्यादा है, उसके बाद V2 है और उसके बाद V3। तो V1 से V2 तक एक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, इस फील्ड को मैं कहता हूँ E1। V2 से V3 एक फील्ड एग्जिस्ट करेगी विच इज E2। ये बहुत क्लियर है कि सरफेस 1 और सरफेस 2 में सेपरेशन कम है, सरफेस 2 और सरफेस 3 में सेपरेशन बढ़ जाता है। जहां सेपरेशन बढ़ जाएगा वहां फील्ड वीक होगी, जहां सेपरेशन ज्यादा होगा वहां फील्ड जहां ज्यादा हो जाएगा वहां फील्ड कम हो जाएगी, जहां सेपरेशन कम होगा वहां फील्ड ज्यादा है। तो आप इसे देखकर ही डिसाइड कर सकते हो दैट E1 इज ग्रेटर देन E2। सिंपल, E1 इज ग्रेटर देन E2। जिस रीजन में सरफेसेस क्लोज होंगी वहां फील्ड स्ट्रांग होगी, जिस रीजन में सरफेसेस दूर चली जाएंगी वहां फील्ड कंपैरेटिव वीक हो जाएगी। सो इसके बाद तो इसको आप लिख लीजिए, इन रीजन ऑफ स्ट्रांग फील्ड equipotential surfaces are closer. Equipotential surfaces are close, and in region of weak field, they are comparative far apart. They are comparative far apart. तो जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां सरफेसेस क्लोज है, जहां फील्ड वीक होगी वहां सरफेसेस दूर चली जाएगी। सो यहाँ फील्ड सरफेसेस क्लोज है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ सरफेस दूर चली गई तो फील्ड कंपैरेटिव वीक होगी। अब देखिए इसको प्रूफ करना बड़ा आसान काम है, हमने E पढ़ा था ना, इट्स माइनस ऑफ dB ओवर dr। अगर मैं मॉडुलस ले लूं तो देखो E dr के प्रोपोर्शनल है। dr मींस सेपरेशन, जिन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा। तो यहां से भी आप कह सकते हैं कि फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, where dr और डेल्टा r मींस सेपरेशन बिटवीन द सर्फेसेस। तो सर्फेसेस में आप जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ाओगे फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी थी, बिल्कुल इसी तरह से वो आपसे कहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करिए। तो सरफेसेस ड्रॉ करने के लिए 2-3 चीजें आप बहुत यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होगी कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी फील्ड। दूसरी ये प्रॉपर्टी आपके बहुत काम आएगी कि जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां सरफेसेस क्लोज है, जहां फील्ड वीक हो गई वहां सरफेसेस दूर है। अब मुझे डाउट्स बताइए, ज़्यादा आपका डाउट क्लियर हो गया था शायद ना? सुनाओ, देखो इसमें लास्ट प्रॉपर्टी सिर्फ ये कह रही है जिस रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहां सरफेस क्लोज हो जाएंगे। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेसेस के बीच का सेपरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये रिलेशन हमने डिराइव किया था, मतलब ये सैटरडे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ dV by dr। इसका मतलब हुआ अगर आप 2 पॉइंट्स ले लो, इन पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है dV, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है dr।
तो जो फील्ड होगी वो dr के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन कम करते चले जाइए, फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मुश्तबा और सनाउल हुआ क्लियर या मुझे भी और एक्सप्लेन करना है? सनाउल क्लियर हुआ? और कोई डाउट किसी का? अच्छा, अब ये आपसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करवाएगा, तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे जैसे आप सरफेसेस के बीच में सेपरेशन कम करेंगे, फील्ड स्ट्रांग होती चली जाएगी, सेपरेशन बढ़ाओगे, फील्ड वीक हो जाएगी। तो अब आपके पास क्वेश्चन आता है, कहता है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, draw equipotential surfaces for first है point charge, एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। पॉइंट चार्ज के बाद दूसरा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तीसरा है टू पॉजिटिव चार्जेस, चौथा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड along x-axis। फिफ्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग along x-axis, इलेक्ट्रिक फील्ड increasing along y-axis। इतना लिखिए, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते हैं, इतना लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। सो देखिए इसमें क्वेश्चंस देखिए, तो आपको पहला दिया हुआ है पॉइंट चार्ज, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज दिया हो, कहता है इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। दिस इज इजीएस्ट भाई। एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे? स्फीयर्स होंगे। सो पहली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्फीयर होगी, जिस स्फीयर के सेंटर पर ये चार्ज रखा। नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो जाएगा। नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो जाएगा। बस ख्याल ही रखिएगा, जैसे जैसे आप पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे, इन स्फीयर्स के बीच का सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप दूर जाओगे पॉइंट चार्ज से, स्फीयर्स के बीच का सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा। सो जैसे जैसे आप स्फीयर से दूर जाएंगे, ये फील्ड होगी।
कुछ ऑथर्स सरफेसेस के साथ साथ फील्ड भी ड्रॉ कर देते हैं, तो मैं कुछ जगह आपको फील्ड ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ बस कि ये सरफेस है, दिस इज सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2, दिस इज सरफेस नंबर 3। सरफेस पर पोटेंशियल सेम होता है, दैट मींस पूरे 1 पर पोटेंशियल सेम होगा। 1 पर अगर 2 वोल्ट है तो पूरे 1 पर 2 वोल्ट, 2 पर पोटेंशियल सेम होगा, मींस यहाँ अगर 5 वोल्ट है तो पूरे 2 पर 5 वोल्ट। 3 पर पोटेंशियल सेम होगा, मींस यहाँ अगर 6 वोल्ट है तो पूरे पर 6 वोल्ट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फील्ड का ये डायरेक्शन बाहर होगा। और देख रहे हो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं सेपरेशन बढ़ रहा है सरफेसेस के बीच में, दैट मींस फील्ड वीक हो रही है। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के बाद आपके पास डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपने प्लस क्यू लिया, ये आपने माइनस क्यू लिया। तो आपको ये डिसाइड करना है किस रीजन में फील्ड स्ट्रांग होगी। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3। रीजन 1 में जो फील्ड होगी दैट्स अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए ये फील्ड है ई पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड राइट में जाएगी, दैट्स ई नेगेटिव। तो फील्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, कैंसिल कर सकते, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। रीजन 2 में पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड यहाँ होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है, तो ये फील्ड डायरेक्शन। रीजन 3 में पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, दैट्स ई पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज, ई नेगेटिव। तो इस डायग्राम को देखकर ये अंदाजा हो जाता है कि रीजन 2 में फील्ड स्ट्रांग है, रीजन 1 और 3 में फील्ड कंपैरेटिव वीक। अब एक डाउट लेने तो सर फिर अगर किसी पॉइंट चार्ज को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल 1 से 2 लेकर जाएंगे तो फिर तो वर्क डन होगा। हाँ मरियम, फिर वर्क डन होगा। ये 1 और 2 दो अलग अलग सरफेसेस है, यहाँ पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ पोटेंशियल कुछ और है, ये वर्क डन होगा। लेकिन 1 पर अगर आप घुमाओगे तो वर्क डन 0। जाहिद, अगर मैं एक पॉइंट चार्ज दूं और मैं आपसे कहूं इस पॉइंट चार्ज के लिए वो सारे पॉइंट्स पिक करो जिस पर पोटेंशियल सेम होता है। एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल होता है Q/4πε0r। अगर एक पॉइंट चार्ज ले लिया उसके लिए पोटेंशियल क्या होता है, Q/4πε0r। सो अगर मैं एक पॉइंट चार्ज रखता हूँ यहाँ और मैं आपसे कहता हूँ वो सारे पॉइंट्स ढूंढिए जहाँ पोटेंशियल सेम हो, तो r डिस्टेंस पर पॉइंट्स लेते चले जाओ। r डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम आएगा। जितने भी आप r डिस्टेंस पर पॉइंट्स ले लीजिए, हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी। और जब आप उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक स्फीयर बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पॉइंट चार्ज के लिए जाहिर 3D होगा ना। अगर मैं यहाँ पॉइंट चार्ज ले लूँ तो हर जगह पॉइंट्स पे, जब आप r डिस्टेंस पर पॉइंट्स लोगे तो 3D में सर्कल थोड़ा ना बनेगा, 3D में तो स्फीयर बनेगा। मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में ड्रॉ करना है। आपने स्पेस में पॉइंट चार्ज रख दिया, r डिस्टेंस पर पॉइंट्स लोगे तो 3D में तो स्फीयर बनेगा। जाहिद और खतीजा, हुआ क्लियर? अब देखो डाइपोल की जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लेंगे तो कुछ छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है। ऑब्जेक्टिव में यही चीजें आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। अगर आप किसी बुक में देखेंगे तो शायद आपको इतना फर्क ना लगे। इसको देखिएगा, चार्जेस के लेफ्ट में रीजन 1 है, इन बिटवीन चार्जेस रीजन 2, दिस इज रीजन 3। आपको ये पता है कि रीजन 2 में फील्ड स्ट्रांग है रीजन 1 और 3 के कंपेयर। तो पहले देखो, अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो सरफेस फेयर थी। अगर दो पॉइंट चार्जेस है तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अट्रैक्शन की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयर ना होकर शेप में थोड़ा सा चेंज आएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एग्जैक्टली स्फीयर्स नहीं होगी, कुछ ऐसा एलिप्सॉइड मिलेगा। पहली चीज तो ये,
स्फीयर नहीं होंगे, इलिप्सॉइड मिलेगा। रीजन क्या है इलिप्सॉइड होने का? कि ये चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इनकी फील्ड भी वेरी करेगी और इनकी सरफेसेस का शेप भी वेरी करेगा। अब एक एक सरफेस आपने दोनों के लिए ड्रॉ। अब आपका काम ये है, आपको ये देखना है कि जिस रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां सरफेसेस के बीच में सेपरेशन कम होगा, जहां फील्ड वीक है वहां सेपरेशन बढ़ जाएगा। रीजन 2 में फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ सरफेसेस क्लोज होंगी। 1 और 3 में फील्ड कंपेरेटिव वीक है तो 1 और 3 में सेपरेशन ज्यादा होगा। तो आप इसे ऐसे दिखा सकते हो कि जब आप नेक्स्ट सरफेस ड्रॉ करोगे यहाँ भी जब आप नेक्स्ट सरफेसेस ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखना चाहिए कि रीजन 2 में सेपरेशन कम है, रीजन 1 और 3 में सरफेसेस में सेपरेशन ज्यादा है। ये क्रूशियल चीज है सरफेसेस ड्रॉ करने में। यहाँ सेपरेशन कम है, यहाँ सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा। हाँ तो ज़ैद देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको डाइपोल के लिए ड्रॉ करनी है, प्लस क्यू माइनस क्यू। जब आप डाइपोल लोगे तो पहली चीज तो ये होगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्शन की वजह से सरफेसेस एग्जैक्ट स्फीयर्स नहीं हो सकते, सरफेस एलिप्सॉइड होगी। तो ये दो एलिप्सॉइडल सरफेसेस। रीजन 2 दोनों चार्जेस के बीच में, यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। 1 और 3 में फील्ड लेफ्ट और राइट में जाकर फील्ड कंपेरेटिव वीक हो जाएगी। तो 2 में फील्ड स्ट्रॉन्ग है, 1 और 3 में फील्ड वीक हो जाएगी। ये यहाँ मैंने दिखा दिया कि 1 में पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज। दोनों फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होंगी, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होंगी, 2 में ऐड हो जाएगी। जहां फील्ड ऐड होगी वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग, जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां सेपरेशन कम होगा, दूसरे रीजन में सेपरेशन बढ़ जाएगा। हाँ ज़ैद, अब समझ में आया भाई? ये क्रूशियल है, सेकंड रीजन में सरफेसेस क्लोज होंगी, फर्स्ट और थर्ड रीजन में सरफेसेस में सेपरेशन बढ़ जाएगा। इसे लिख लीजिए इतना, फिर नेक्स्ट कर इतना ड्रॉ करिए। चलिए इतना रब करते हैं, नेक्स्ट देखिए। थर्ड डे, डाइपोल के बाद अगर दो पॉजिटिव चार्जेस, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस दिए, एक ये दे दिया मैंने आपको Q1, स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा कि इक्वल है। तो यहाँ जब आप रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में इन्हें डिवाइड करोगे तो रीजन 2 में देखो दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड लेफ्ट में अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो फील्ड्स ऐड हो जाएंगी। राइट वाले की पॉजिटिव की वजह से यहाँ अवे फ्रॉम द चार्ज, Q2 की वजह से यहाँ अवे फ्रॉम द चार्ज लेफ्ट, तो ये फील्ड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। रीजन 3 में दोनों चार्जेस की जो फील्ड होंगी E1 और E2, ये दोनों फील्ड्स ऐड होंगी। तो 1 और 3 में फील्ड्स ऐड होंगी, फील्ड स्ट्रॉन्ग है। 2 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फील्ड कंपैरेटिव वीक। अब दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए आपको फिर से ड्रॉ करना है। तो
पहली चीज पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करेगा, एग्जैक्ट स्फेयर्स नहीं हो सकते। यहाँ भी कुछ शेप एलिप्सॉइडल ही आएगा। तो ये एलिप्सॉइडल से शेप्स आ गए। अब इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है किस रीजन में फील्ड स्ट्रांग है। सेकंड रीजन में फील्ड स्ट्रांग है तो यहाँ सरफेसेस क्लोज होंगी, नहीं वन में फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ सरफेसेस क्लोज होंगी, यहाँ दूर चली जाएगी। ऐसे यहाँ 3 में फील्ड स्ट्रांग है, सरफेसेस क्लोज होंगी, यहाँ सरफेसेस दूर चली जाएगी। ऐसी एक और ड्रॉ करोगे, यहाँ सेपरेशन कम है, इस रीजन में सेपरेशन और बढ़ जाएगा। सो दिस इज, अब इसके बाद देखो जैसे जैसे ये सरफेसेस आगे बढ़ेंगी, इनकी दोनों पॉजिटिव है, इनकी कुछ सरफेसेस ऐड होती चली जाएंगी और ऐड होते होते यहाँ पर एक कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी। यार ये ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्या अलग है। सो एक कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी, आगे बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ते बढ़ते ही ऐड होती चली जाएंगी और ऐड होने के बाद एक पॉइंट आएगा जहां पर एक कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी। इतना ड्रॉ करिए। अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रीजन 1 में फर्स्ट पॉजिटिव की जगह फील्ड लेफ्ट में, सेकंड पॉजिटिव की वजह से भी फील्ड लेफ्ट में, तो दोनों फील्ड्स ऐड हो जाएंगे। रीजन 2 में फर्स्ट पॉजिटिव की वजह से फील्ड राइट में, सेकंड पॉजिटिव की वजह से फील्ड लेफ्ट में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। रीजन 3 में भी ऐड हो जाएगा। दैट मींस रीजन 1 और 3 में फील्ड स्ट्रांग है, रीजन 2 में कंपैरेटिव वीक है। तो देखो 1 और 3, ये ना रीजन 1 और ये 3, यहाँ सेपरेशन कम हो गया और ये रीजन 2 में सेपरेशन बढ़ गया। कॉमन सिर्फ यही हुआ। तो ये दो चीजें हैं जो पहले भी थी। यहाँ पर तो अगर डाइपोल लोगे तो डाइपोल में कैंसिल कर देंगे। इतना हो जाए बताइए मुझे, सिर्फ रब करते हैं फिर और भी। अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई, इट्स अ यूनिफॉर्म फील्ड। कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करिए। तो देखिए फील्ड जो आपको गिवन है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है तो सरफेसेस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। दिस इज एक्स एक्सिस। जो आप सरफेस लोगे वो सरफेस होगी जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन मिलेगा दैट्स वाई जेड प्लेन। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको वाई जेड प्लेन मिलेगा। प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज वाई जेड प्लेन। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वाई जेड प्लेन्स। अब इसमें एक चीज और याद रखनी है, फील्ड यूनिफॉर्म है। फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब है फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, और यहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड सेपरेशन शो करता है।
तो अगर फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, दैट मींस सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा, सरफेसेस के बीच में सेपरेशन फिक्स रहेगा। अगर फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, दैट मींस सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा, सरफेसेस के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं इस सेपरेशन को D1 कह रहा हूँ और मैं सेपरेशन को D2 कहता हूँ, प्लेन्स तो ये YZ प्लेन्स हैं, equipotential surfaces are YZ planes, D1 is equal to D2। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में वो आपसे कह रहा है फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग y एक्सिस, फील्ड y एक्सिस के अलोंग इंक्रीज कर रही है। अगर फील्ड y एक्सिस के अलोंग इंक्रीज कर रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। जब आप y एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंगे, then perpendicular to y axis are YZ planes। y axis के जब आप perpendicular लेंगे तो perpendicular to y axis are XZ planes। ये XZ planes। अब आपको सेपरेशन डिसाइड करना है कि जब आप आगे जाओगे तो सेपरेशन बढ़ेगा या कम होगा। तो देखो, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे फील्ड स्ट्रांग हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज अलोंग y एक्सिस। अगर फील्ड इंक्रीज हो रही है तो सरफेसेस क्लोज आती चली जाएंगी। नेक्स्ट जो आप सरफेसेस ड्रॉ करेंगे वो सरफेसेस कंपैरेटिव क्लोज होंगे। फील्ड इंक्रीज होने का मतलब है कि इनके बीच का सेपरेशन कम होता चला जाएगा। दिस इज एक्सिस्टेंस। सो अगर यहाँ सेपरेशन D1 है and this separation is D2, that simply means D2 is less than D1। So uniform electric field separation constant रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के लॉन्ग इंक्रीज कर रही है तो सेपरेशन धीरे 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 कम होता चलेगा। इतना इतना ड्रॉ करिए। ये सरफेसेस के लिए था एक न्यूमेरिकल। फोर्थ में अमीन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब होता है कि सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कांस्टेंट रहेगा। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है दैट मींस सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो सेपरेशन डिसाइड करता है ना फील्ड का मैग्नीट्यूड। इफ इट इज यूनिफॉर्म तो सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा। फील्ड इंक्रीज कर रही है तो सेपरेशन कम। और मुझे बताइए इसमें और कोई डाउट है किसी का? डाउट्स? से एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा V बाय डेल्टा D। मॉडुलस ले रहा हूँ, नेगेटिव साइन अब्सॉर्ब होता है, where delta V is potential difference between two equipotential surfaces and delta D is separation between them। तो
डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस था और डेल्टा टी उन दो सरफेसेस के बीच का सेपरेशन। इसे लिखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बट शायद सैटरडे संडे बैच में कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे। अच्छा, और आप लोगों को MWF या TTS में से किसी एक ही बैच में फिजिक्स और केमिस्ट्री करनी पड़ेगी। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो MWF में फिजिक्स करते हैं तो TTS में केमिस्ट्री या इस तरह से एक्सचेंज कर रहे हैं। बाकी क्लासेस में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस इश्यू हो जाएंगे। हमारे पास बैचेस इतनी ज्यादा हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि दो अलग अलग बैचेस को बिल्कुल अलग अलग लेके जाऊं। हालांकि ऐसा होगा कि जब केमिस्ट्री क्लास हो रही है अगर MWF की, तो उसी टाइम TTS की फिजिक्स हो रही होगी। आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे वीकेंड्स में, एक्स्ट्रा क्लासेस में। रेगुलर क्लासेस में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस में इश्यूज आएंगे। तो किसी एक ही में दोनों चीजें करिए। ये लिखा सबने? इसको रब कर रहा हूं। इसे करिए। और आंसर बताइए मुझे क्या आ रहा है। मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताओ, वैल्यू कितनी आएगी? अस्का का आ रहा है 1, तौहीद 1, वजाहत 1, फायफा का भी 1 है। तो देखिए, यहां आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लीजिए, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, माइनस साइन तो हटा देते हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। डायरेक्शन हम लॉजिकली कैलकुलेट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा D। तो यहाँ जो डेल्टा V आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट, इस सरफेस का पोटेंशियल 20 वोल्ट, 20 minus 10 is plus 10. This is 10. जब आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे इन दोनों के बीच में, तो उसके लिए आपको इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। सो देखो, ये जो सेपरेशन है यहां से यहां तक, this is 20 centimeter. If this is 30, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सो अगर मैं पॉइंट्स को नाम देना शुरू करूं, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। ये एंगल 60 आना चाहिए ना, इन दोनों के पे मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, ये 30 तो ये 60 बच गया। मुझे AB की जरूरत है, तो AB cos 60 से आ जाएगा आसानी से।
cos 60 होगा its base which is AB divided by hypotenuse which is AC. Cos 60 is half which is AB जो अननोन है divided by AC. AC की वैल्यू कितनी है देखो 10 से लेकर 20 तक ये 10 हो जाएगा. तो यहां से AB आ गया 10/2 AB आ गया 5 सेंटीमीटर और AB आ गया 0.05 और ये AB क्या है AB इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जिसको मैं डेल्टा D कह रहा था वो डेल्टा D AB के इक्वल है व्हिच इज 0.05. Electric field is delta V which is 10 divided by delta D which is 0.05. It's 10 into 100 divided by 5 gets cancelled. So electric field आ गई 200 न्यूटन पर कूलम. एक अमीन का आंसर सही है गड़बड़ मारी. मैंने क्या कहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो मैं 10 से 20 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है. डाउट्स बताना. लाइन से एक गलती कर देना. कहां से गलती शुरू हुई थी पहला कौन था अस्का. हाँ अस्का से शुरू हुई और ये चलते चलते सिर्फ एक अमीर ने आगे ठीक आंसर. भैया क्लियर हुआ क्या गड़बड़ कर रहे थे. हाँ तुम्हें कोई भी डिस्टेंस नहीं चाहिए तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना नहीं चाह रहे ना तो फिर ऐसे लिखो कि डेल्टा V इज E डेल्टा R cos थीटा. cos 60 यूज करना पड़ता है. cos 60 फिर हाफ हो जाता है. मैंने जहां पीछे लिखा था ना डेल्टा D कई लोग बहुत तेजी से भाग गए होंगे. लिखो उस डेल्टा D को दैट डेल्टा D इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. रब कर दूं सब. भाई इतना हो जाए तो मुझे बता दो रब करता हूँ फिर मैं. इतना हो जाए तो मुझे बताइए रब करते हैं और आगे बढ़े. हाँ वजह डायरेक्शन क्या होगा फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होता है इट्स ऑलवेज हायर टू लोअर पोटेंशियल. सो ये हायर और लोअर है और फील्ड होगी कैसी परपेंडिकुलर भी होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के. तो ये ऐसे जाएगा. ये फील्ड होगी यहां से लोगे तो ऐसे जाएगी. सरफेस के परपेंडिकुलर होती है फील्ड और हायर से लोअर पोटेंशियल होती है. तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के वक्त जो डेल्टा डी का डायरेक्शन है ना परपेंडिकुलर का उसी डायरेक्शन में फील्ड होगी. वजह ठीक है. चलो जी इसको रब करते हैं. नेक्स्ट है सो देखिए पोटेंशियल में हम सारी चीजें कर चुके हैं. पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल देख लिया डाइपोल देख लिया हर तरह की एनर्जी देख ली इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई. नेक्स्ट है आपसे पोटेंशियल कैलकुलेट करवाएगा. पोटेंशियल और जब मैं पोटेंशियल कह रहा हूँ दैट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to continuous charge distribution.
अगर आप एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं विच इज कॉन्टिन्यूअस, हमने गॉस लॉ में बहुत सारे तरह के कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस करे थे। अगर मैं कोई एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस स्फीयर है, रॉड है, शीट है, डिस्क है, इसके लिए पोटेंशियल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्फीयर पढ़ेंगे, रॉड पढ़ेंगे, शीट या फिर डिस्क पढ़ेंगे। तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे, रॉड पढ़ेंगे, शीट या फिर डिस्क। ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हम करेंगे। इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ें। इतना लिख लीजिए इनके नाम, फिर हम शुरू करें। तो जिस जिस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने फीड पढ़ी थी, हर उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको पोटेंशियल पढ़ा। ऐसे रब करूंगा। सो पहला जो इसमें आता है दैट इज, अब स्फीयर में भी आपको याद होगा हमने दो तरह के स्फीयर्स पढ़े थे। एक हॉलो स्फीयर था जहां चार्ज सिर्फ सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक सॉलिड स्फीयर था जहां चार्ज सरफेस पर भी होता है और इनसाइड भी होता है। पहले मैं सिर्फ सरफेस वाला केस दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो अब हॉलो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो एक ही बात है। हॉलो है तो अंदर तो कुछ चार्ज हो नहीं सकता। हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो हो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, अगर ऐसा कोई स्फीयर है तो उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आपने स्फीयर ले लिया, radius of the sphere is capital R, this is point. सरफेस पर कुछ चार्ज होगा Q। इस स्फीयर की वजह से आप कई पॉइंट्स ले लीजिए, हालांकि ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी ने डायरेक्टली एक्सप्रेशन यूज किए। आपको पता है पॉइंट चार्ज और एक हॉलो स्फीयर का बिहेवियर एक सा होता है, तो जो भी आपने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है वो सब हॉलो स्फीयर के लिए वैलिड होगा। बट स्टिल मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ, इसको डिराइव करते कैसे। वो आपसे कहता है यहाँ पर एक पॉइंट है, फ्रॉम द दिस इज पॉइंट P है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू दिस पॉइंट जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज स्मॉल r। ये जो सेपरेशन है दिस सेपरेशन इज स्मॉल r। यहाँ आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, पोटेंशियल एट P, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इंटीग्रल कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का। या भी कुछ दिन पहले भी ऐसे क्वेश्चंस करें, इन्फिनिटी से लेकर जिस पॉइंट तक चाहिए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है यार। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया माइनस इंफिनिटी टू R। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए, तभी आप एंगल कैलकुलेट कर पाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद हो, गॉस लॉ में हमने किया था, अगर एक स्फीयर है उसके बाहर फील्ड कैलकुलेट करनी है तो फील्ड इज Q by 4 pi epsilon naught R square। R और dr सेम डायरेक्शन में होंगे, एंगल इज 0 डिग्री। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल एट माइनस ऑफ इंफिनिटी टू R, E और dr में एंगल 0 डिग्री, सो इट्स E dr cos 0, it's infinity to R, E is Q by 4 pi epsilon naught R square multiplied by dr। So ये V आ गया, it's minus of Q by 4 pi epsilon naught, constant बाहर चला जाएगा, 1 by R square का इंटीग्रल is minus 1 by R infinity to R। तो ये आ गया Q by 4 pi epsilon naught
इट्स 1 by r minus 1 by infinity. 1 by infinity is 0. पोटेंशियल आ गया q by 4 pi epsilon. अब अगर वो आपसे कहता है सरफेस पर कैलकुलेट करो, तो सरफेस के लिए जो मैं पूरा तो नहीं डराइव करूंगा, मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ फाइनल. अच्छा, यहां तक कोई डाउट है किसी का? कोई डाउट? सरफेस के लिए सिर्फ इतना चेंज आएगा कि यहां से लेकर यहां तक इट्स कैपिटल आना, लिमिट जो होगी इंटीग्रल की, फील्ड तो वही होगी E डॉट dr, इंफिनिटी से लेकर कैपिटल आर. So the potential is it's q by 4 pi epsilon naught capital. ये पोटेंशियल है q by 4 pi epsilon naught capital R सरफेस के ऊपर. इतना लिखिए फिर आगे बढ़ें. वजह पुट कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिखाना है कि डिराइव कैसे हो रही है. आगे के केसेस में चीजें इतनी ऑब्वियस नहीं होंगी. हाँ अर्षद, देखो पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन शायद हमने सैटरडे किया है कि अगर फील्ड वेरिएबल है तो पोटेंशियल होता है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर. जैसे सैटरडे किया, पोटेंशियल की पहली क्लास में ये डिस्कस किया. सो आपको एक स्फीयर गिवन है, स्फीयर के बाहर आपको पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल के लिए पहले आप फील्ड कैलकुलेट करोगे, which is q by 4 pi epsilon naught r square. यहाँ डॉट ले लीजिए, e डॉट dr होगा e dr cos 0. e की वैल्यू रख दीजिए q by 4 pi epsilon naught r square dr. जो कांस्टेंट्स है उसे मैं बाहर ले गया, 1 by r square को इंटीग्रेट कर दिया अर्शद, माइनस 1 by r, तो लिमिट आ गया 1 by r minus 1 by infinite, it's q by 4 pi epsilon naught. अर्शद क्या प्रॉब्लम बताओ? जब सरफेस पर लोगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी. इशू सिर्फ तब आता है जब आप इनसाइड आते हो. देखो इनसाइड जरा ख्याल रखना, इनसाइड ऑन करता है. हाँ शान, जब मैं लिख रहा हूं ना हॉलो स्फीयर है, दैट मींस सारा चार्ज सरफेस पर. हॉलो है या सॉलिड कंडक्टिंग है, इसका मतलब ही ये इनसाइड चार्ज नहीं हो सकता, चार्ज सिर्फ सरफेस पर हो. हाँ, स्फीयर के इनसाइड तो फील्ड जीरो होती है, तो ड्राइव करा है हमने गॉस लॉ में, बड़ी डिटेल में ड्राइव करा था. अब आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कि इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा. अगर आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट करेंगे तो आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर गलत आएगा. एक जनरल सा एक प्रेडिक्शन होता है कि जीरो हो जाएगा. जीरो नहीं है, अगर आप मैथमेटिकली सोचेंगे तो आपको बहुत क्लियर कट दिखेगा, इट्स नॉट जीरो. आपको यहाँ इनसाइड मैंने कोई पॉइंट दे दिया यहाँ, या ये मान लो एट अ सेपरेशन आर. हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ इनसाइड कैलकुलेट कीजिए. तो देखिए जब आप इनसाइड कैलकुलेट करेंगे ना पोटेंशियल, इनसाइड चाहिए आपको, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी. सो ये इंटीग्रल होता है माइनस ऑफ इंफिनिटी टू आर ई डॉट. बट इस इंटीग्रल को आप एक स्टेप में सॉल्व नहीं कर सकते. रीजन ये है कि जब तक आप सरफेस तक आ रहे हो तब तक आपकी फील्ड की वैल्यू है आउटसाइड इट्स k q by r स्क्वायर. बट एक बार जब आप एंटर कर जाओगे तो इनसाइड आपकी फील्ड जीरो हो जाएगी. सो इन्फिनिटी से r लिमिट में ये अलग अलग तरह से बिहेव कर रहा है. पोटेंशियल का बिहेवियर बहुत अलग है इन्फिनिटी से लेकर r. एक स्टेप में नहीं बिहेव कर रहा है, इसका बिहेवियर बहुत अलग है इन्फिनिटी से लेकर r. याद रखिएगा इंफिनिटी से लेकर कैपिटल आर तक जो फील्ड है आपकी, थोड़ी डिटेल लिख रहा हूं ताकि आगे जब मैं कुछ करूं तो उसमें आपको परेशानी ना आए. जब आपका R इज ग्रेटर देन कैपिटल R एंड लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी और R के बीच में जब होगा तो आपकी फील्ड है 1/4 pi epsilon naught, it's q by r square. लेकिन जब आपका R लेस देन कैपिटल R होगा तो आपकी फील्ड जीरो हो जाएगी. तो यहां से आपको दिखना चाहिए कि इंटीग्रेशन की लिमिट जैसी चेंज होगी, ई चेंज होगा, तो ये ऐसा आएगा v is
आप डायरेक्टली इंफिनिटी से स्मॉल आर नहीं कर सकते, पहले आप इंफिनिटी से कैपिटल आर करोगे, फिर आप लिमिट लोगे कैपिटल आर से ई, ये ई आउटसाइड है, ई इनसाइड, ई इनसाइड 0 होता है, तो आप लिख सकते हैं v होगा माइनस इंटीग्रल ऑफ इंफिनिटी टू कैपिटल आर ई आउटसाइड डॉट डी आर। सो v जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो इंफिनिटी से कैपिटल आर तक, इट्स क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू डी आर। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ लिमिट का डिफरेंस है, इट्स क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, दिस इज इनसाइड। आप डायरेक्टली अगर प्रेडिक्ट करोगे तो आप लिख दोगे फील्ड 0 है, बट इनसाइड पोटेंशियल 0 नहीं होता, इट्स क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक चीज और याद रखिएगा, अब इनसाइड आप कहीं भी देखो, देखो स्मॉल आर से इंडिपेंडेंट, डिपेंड्स अपॉन कैपिटल आर, दैट मींस आप पोटेंशियल सेंटर पर लीजिए या कहीं लीजिए किसी भी पॉइंट पर इनसाइड, योर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना पोटेंशियल सरफेस पर। इनसाइड आप कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, पोटेंशियल एग्जैक्टली उतना ही आएगा जितना सरफेस पर, दैट्स q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल। अब देखिए एनसीईआरटी ने ये डेरिवेशन नहीं दी, उसने डेरिवेशन नहीं दी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स दी, लेकिन चूंकि आपको जेई और नीट देना है तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको इस इंटीग्रल की जरूरत है। उसमें नेगेटिव साइन रिमूव नहीं हुआ, कई बार मैं बता चुका हूँ, शायद जब से मैंने पोटेंशियल स्टार्ट किया होगा, कि 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाय आर, स्टेप्स ढंग से देखो, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रल इज माइनस 1 बाय आर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। ये माइनस आया ना, एक माइनस इंटीग्रेशन से आएगा, एक माइनस पहले है, माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल, उसमें क्लियर हुआ। चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़ो। इनसाइड के लिए VP माइनस V सरफेस इज 0। वजह VP किसे कह रहे हो? हाँ, VP माइनस V सरफेस इज 0, यस, VP होता है। अमीन ये तो 0 हो जाएगा ना, अगर आप डेल्टा V लिख रहे हैं VP माइनस VS, तो VP और VS तो इक्वल है, ये तो 0 हो जाएगा। अगर P आप इनसाइड ले रहे हैं तो इनसाइड और सरफेस पर तो पोटेंशियल सेम है, 0 हो जाएगा। कहाँ 0 होगा मोटर? मोटर कहाँ वर्क डन 0 होगा? वर्क डन तो 2 पॉइंट्स के बीच में होता है ना, पॉइंट स्पेसिफाई करो, किन 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हो? मोटर पॉइंट्स स्पेसिफाई करो, किन 2 पॉइंट्स के बीच में वर्क डन 0 होगा? हाँ, इनसाइड और सरफेस 0 होगा, राइट। अगर आप एक पॉइंट सरफेस ले रहे हैं, एक पॉइंट इनसाइड ले रहे हैं, तो ये 0 तो वर्क डन। इतना लिख लिया सबने? रब करें से इस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ।
नेक्स्ट देखिए। सो एक बार और मैं समराइज कर रहा हूँ, जरा सा याद देखिएगा, ग्राफ प्लॉट करने में भी काम आ जाएगा कि अगर एक स्फीयर है, स्फीयर की सरफेस पर आपने चार्ज रख दिया, दिस इज सेंटर ऑफ द स्फीयर, आप पॉइंट आउटसाइड ले रहे हो, वी आउटसाइड पोटेंशियल होगा Q by 4 pi epsilon naught small r. स्मॉल r याद रखिएगा, स्मॉल r आप इस सेपरेशन को क्या करो, दिस इज स्मॉल। अगर पॉइंट आप सरफेस पर ले रहे हैं, सरफेस पर होगा Q by 4 pi epsilon naught कैपिटल R। पॉइंट आपने इनसाइड ले लिया, Q by 4 pi epsilon naught। तो जब आप यहाँ ग्राफ प्लॉट करवाएगा, वो आपसे कहेगा पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन ग्राफ प्लॉट कीजिए। So R equal to 0 is the center, R equal to capital R is the surface, R is less than capital R is inside, R is less than capital R is outside। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, इसके बाद ये 1 by R से डिक्रीज होना शुरू, कांस्टेंट रहेगा, फिर ये 1 by R से डिक्रीज। ये V वर्सेस R ग्राफ है, R is in meter and this V is in R मीटर्स में है, V को। तो इनसाइड सरफेस तक कांस्टेंट है, आउटसाइड जब जाओगे इट वेरीज एज वन। इतना लिखिए, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। एक बड़ा बेसिक सा यहाँ क्वेश्चन आता है, आपको 3 स्फीयर्स दे दिए उसने, तीन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। पहले स्फीयर का रेडियस R1, ये शायद आज तो नहीं हो पाएगा, रेडियस R2, रेडियस R3। पहले के ऊपर आपने कुछ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, दैट इज प्लस Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। कुछ पॉइंट्स मार्क करे हुए मैं, this is point A, this is point B and this is point C। तो आपसे कहता है कैलकुलेट पोटेंशियल at points A, B and C। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पॉइंट ए पर भी पोटेंशियल चाहिए, पॉइंट बी पर भी पोटेंशियल चाहिए, पॉइंट सी पर भी पोटेंशियल चाहिए।
सो देखिए जब आप ए पॉइंट पर पोटेंशियल लोगे, पोटेंशियल आरटी, ए पॉइंट पर पोटेंशियल Q1, Q2, Q3 तीनों चार्जेस के पोटेंशियल्स को एल्जेब्रिकली ऐड करता है। अब ए पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपको कई चीजों का ख्याल रखना होगा। देखो जैसे Q1 पॉइंट कहाँ गिवन है, फर्स्ट स्फीयर की सरफेस पर, सो दिस इज Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको ये डिसाइड करना है कि चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉइंट रखा हुआ कहाँ है। पहले के लिए मैं बहुत डिटेल में लिख रहा हूँ, उसके बाद से मैं बहुत तेजी से लिखा करूँ। तो फॉर Q1 point A is at surface, for Q2 point A is inside, for Q3 point A is inside। हमेशा आप चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉइंट देखेंगे, आपको पता चल गया Q1 की सरफेस पर है, Q2 के लिए इनसाइड है, Q3 के लिए भी इनसाइड है। अब पोटेंशियल तो तीनों ही जनरेट करेंगे। Q1 जो पोटेंशियल जनरेट करेगा, Q1 जनरेट करेगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में आएगा। सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स Q1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर का रेडियस क्या है, R। Q2 के लिए कहाँ है पॉइंट, इनसाइड। इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है, जो सरफेस पर होता है। किसकी सरफेस पर, चार्ज, जहां चार्ज दिया हुआ है। Q2 किसकी सरफेस पर है, सेकंड स्फीयर। तो सेकंड स्फीयर की सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा, दैट इज Q2 डिवाइडेड बाय R। तीसरा देखो, Q3 के लिए भी पॉइंट कहाँ है, इनसाइड। इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, जो सरफेस पर होगा। किसकी सरफेस पर, जिसकी सरफेस पर चार्ज है। तो अगर ये समझ में आया तो फिर आप आगे जा पाओगे, ये नहीं समझ में आया तो इस सीरीज के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ये पोटेंशियल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से समझा जाता है। लास्ट ईयर जेई में दोनों अटेम्प्ट्स में इससे क्वेश्चंस थे। दिसंबर में भी इससे क्वेश्चन आया था, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन का रिपीटेशन था, और उसके बाद वाला जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें भी क्वेश्चन था। ये बताइए मुझे, फर्स्ट पार्ट समझ में आया सबके, पोटेंशियल आरटी। हमेशा आपको ऐसे ही देखना है, पॉइंट की रिस्पेक्ट में चार्ज कहां पर है, पॉइंट की रिस्पेक्ट, और कोई तरीका नहीं है इसे रटने का। इसे रटोगे तो गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि यहाँ बहुत चीजें इन्वॉल्व होंगी। अर्थिंग करेगा, बैटरी लगाएगा, सेल लगा देगा, कहीं बहुत काम करना है। तौहीद का आंसर आ रहा है, ठीक है, तौहीद सही करा। बाकी कैलकुलेट कीजिए, बी और सी पर कैलकुलेट कीजिए। दिसंबर वाले का फॉर्म अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के आसपास आ जाता है। सितंबर अक्टूबर के बाद, इस बार तो पता नहीं कब आएगा। बजाज का भी सही है। बी और ट्राई कर दो। बजाज का आंसर सही। भाई मैं आंसर्स लिख रहा हूं, एक बार ट्राई कीजिएगा। Q1 by R2, Q2 by R2, Q3 by R3। VC आएगा K by R3, Q1 plus Q2 plus Q3। 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, मिसाल सर को क्या मिल जाएगा, मैं वो कहते हैं टाइम नहीं देता आप लोगों को। इसे लिख लीजिए, जिनसे नहीं हुआ ट्राई कीजिएगा, और याद रखिएगा ये न्यूमेरिकल आप नहीं छोड़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं कोई ट्रिक यूज नहीं कर रहा, मैं यही काम कर रहा हूँ, कोई ट्रिक यूज नहीं कर रहा, मैं यही कर रहा हूँ, जो मैंने लिखा है मैं वही कर रहा हूँ, मैं ट्रिक नहीं यूज करता। चलिए आप इतना लिख चुके हैं, यही छोड़ दें। आज यही छोड़ दें, वेडनेसडे इसी को कंटिन्यू। तो होपफुली इस वीक के एंड तक हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे, सिर्फ सर्किट्स रह जाएंगे। फिर सर्किट्स, करंट और कैपेसिटर के एक साथ करने।
मुझे पता नहीं, मैं देख लूंगा कि क्यों नहीं आया। आते हैं सर्किट से आते हैं। अब अमान ये तो नहीं बता सकता कितने आ जाएंगे, लास्ट ईयर एक आया था। 25 क्वेश्चंस होते हैं जेई में, एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है। हाँ मरियम सही आ रहा है। चलिए आज यही छोड़ते हैं, केमिस्ट्री क्लास है।